हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि तीनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बात है सन 1917 ईस्वी की, जब चंपारण के किसानों से अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उन पर ही तीनकठिया प्रणाली विधि भी लागू किए थे। तो याद रखिएगा कि तीनकठिया प्रणाली कब लागू हुई थी, तो सन 1917 ईस्वी में। कहाँ पे, तो चंपारण में। और किस पर लागू हुई थी, तो किसानों पर लागू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके संस्थापक एम.एन. राय को माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, पटना का काफ़ी ही दर्शनीय स्थल जिसका नाम है गोलघर, इसकी स्थापना सन 1786 ईस्वी में हुई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक बार ऐसा सवाल पूछा गया था कि पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो याद रखिएगा, अनाज को रखने के उद्देश्य से ही पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। अब अगला सवाल कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल के साथ ही प्राकृतिक गैस पाया जाता है। आप सभी को बता दें कि आखिर ये खनिज होते क्या हैं। तो वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल यानी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे तो हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों खनिज होते हैं। अब देखिए, अगला सवाल कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है ये किस पे टिकी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है और कृषि से उत्पादित होने वाले वस्तुओं का बाजार करके यानी व्यापार करके मनुष्य के आर्थिक जीवन का निवारण होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है जी, वो कृषि है। अगला सवाल कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि भारत में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो झारखंड में होता है। चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। उसी प्रकार से सिंदरी जो है ये झारखंड में ही स्थित है। अब अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। तो ये 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। अब भारत का राष्ट्रीय हिंदी क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हालांकि वैसे भारत में 122 नहीं बल्कि 114 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें संविधान की अनुसूची के अनुसार भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी मानी गई है। अब अगला सवाल कहता है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है यही पूरे भारत में कोई भी चुनाव को करवाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है। देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, रहने के लिए घर भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, नई आर्थिक नीति जिसको NEP के नाम से हम लोग जानते हैं, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, यह लागू हुआ था भारत में सन 1991 ईस्वी में। और नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को, जिसे शॉर्टकट में LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और याद रखिएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो सन 1991 ईस्वी में। यदि पूछा जाएगा कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और किसने किया था, तो लेनिन ने किया था।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने की उपाधि जो है ना, ये बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली। अब अगला सवाल कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी बात है सितंबर 1920 ईस्वी को जब कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्वकार जो थे यानी नेतृत्व करने वाले नेता थे वो महात्मा गांधी थे। अब अगला सवाल कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि दास कैपिटल एक पुस्तक है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा सन 1868 ईस्वी में रचित एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, और यही है वो दास कैपिटल जो समाजवादियों का बाइबिल माना जाता है। तो सवाल मैट्रिक में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे माना जाता है, तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल की रचना कब हुई थी, तो सन 1868 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिनेवा जो समझौता है ना जी, ये सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये रूस और साम्यवादियों के बीच में हुआ था, तो इसे ही हम लोग जिनेवा समझौता कहते हैं। और ये कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अब देखिए, जर्मन में जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। अब ये जो साम्यवादी शासन था ना जी, इसका सबसे पहला जो प्रयोग है, सबसे पहला प्रयोग इसका रूस में किया गया था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रूस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए याद रखिएगा, सन 1850 ईस्वी की बात है। कितना की जी, सन 1850 ईस्वी की। यानी सन 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये थी एनी बेसेंट। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो सन 1905 में हो गया था, 1907 में हो गया था। कौन कौन दल बना था, तो नरम दल, और दूसरा बना था गरम दल। गरम दल के नेता ये थे भगत सिंह, जिनको शहीद ए आजम के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में एक और संस्था की स्थापना हुआ जिसका नाम पड़ा AITUC, जिसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसकी स्थापना दोस्तों सन 1920 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। अब अगला सवाल कहता है कि V.S. न्यायपाल कौन थे। देखिए V.S. न्यायपाल से संबंधित 2-3 सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में तो आते ही हैं। अगर पूछा जाएगा कि V.S. न्यायपाल कौन थे, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थी। V.S. न्यायपाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले ब्रिटिशन कंट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था कि मुद्रण यानी पैसा जो है ना जी, ईश्वर की दी हुई महानतम देन होती है, ये उनका दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक काफ़ी ही प्रसिद्ध नारा दिया गया है जिसका नाम है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। अब देखिए जी, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नीला ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों, नीला ग्रह।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है। अब भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना जी, ये नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो सतलज नदी पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज नदी। उसके बाद में कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, कोई भी ट्रेन पे यदि आप मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की तरफ सफ़र करते हैं तो सभी बोगी पर पू फिर जीरो फिर म फिर जीरो फिर रपर के लिए रे एक जीरो ऐसे लिखा रहता है। इसी का पूरा नाम होता है पूर्व मध्य रेलवे। जब उधर से लौटिएगा उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर की ओर आइएगा तो उस पर लिखा रहता है द पू रे। इसका पूरा अर्थ होता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे। तो याद रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये सोनपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है जी, तो जबलपुर में है, और उत्तर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भागलपुर जिला में ही कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। अब अगला सवाल कहता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। हालांकि भारत में जो रेलगाड़ी की जो शुरुआत है वो हमारे ही दुश्मन अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। ये कब से कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो ये 48 नहीं बल्कि 38 किलोमीटर चलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल में कहता है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी, तो ये भी जान लीजिए 1853 ईस्वी में। अब अगला सवाल कहता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी जरूर जानते होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे चावल का उत्पादन गेहूं का उत्पादन काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पे दूध का उत्पादन भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गन्ना यानी ईख का उत्पादन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। यदि गेहूं के बदले चावल पूछा जाएगा तो पंजाब नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि इस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। देखिए, सुनहरा रेशा की बात की जाएगी तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे यदि उजला सोना पूछा जाएगा तो कपास हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा कि चावल का उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है जी, कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, भारत में जो पहला तेल शोधक कारखाना जो स्थापित किया गया था ये कहाँ पे किया गया था। तो जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि डिगबोई एक जगह है भारत का, वहाँ पे सबसे पहले तेल शोधक कारखाना को स्थापित किया गया था यानी बनाया गया था। अब अगला सवाल काफ़ी ही मज़ेदार है और सवाल कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक 5 जून की बात है जब एक ही राज्य नहीं बल्कि प्रत्येक भारतवर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।